Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter Biotechnology and its application. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है भाई? इन RNAi मतलब क्या है इसका मतलब है RNA इंटरफेरेंस में जो जीन्स होते हैं आर साइलेंस्ड यूजिंग, हम उनको साइलेंट मतलब वो किसके मदद से साइलेंट होते हैं, ठीक है, कैसे उनकी साइलेंसिंग होती है। अब भाई ये लाइन समझ मतलब सुनकर तो कंसेप्ट ये क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम जो हैं इस जो भी टॉपिक हमारे पास ये है आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं भाई सारी इस टॉपिक मतलब इस क्वेश्चन में ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा स्पेस बना के सोल्व तो क्या ही करना है, इसमें समझते हैं कि भाई क्या टॉपिक है ये हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड। देखो भाई मैं इस टॉपिक से इस क्वेश्चन से जितने भी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेंगे वो मैं पूरा आपको समझा रही हूँ और शुरुआत कर रही हूँ भाई मैं पेस्ट, एक मिनट, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से, ठीक है। इसमें क्या है भाई मतलब इस टॉपिक मतलब इसमें से ही हमारे को जो है आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड चीज समझ आ जाएगी। तो यहाँ समझो भाई इसमें क्या होता है, सेवरल निमेटोड्स। अब निमेटोड्स क्या होता है भाई, जैसे कि कुछ राउंड वर्म्स वगैरह होते हैं उनको हम निमेटोड्स में कंसीडर करते हैं। ये जो पैरासाइट होते हैं आप वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो एक निमोटेड यहाँ पे निमेटोड एक हमें पर्टिकुलर नाम दे रखा है, क्या, मेलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया। अब सुनो ये आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, बेशक 209 पेज नंबर पे जो बात है वो मैं यहाँ पे मतलब वहां पे 209 जो है पेज नंबर उस पैराग्राफ में ये चीज दे रखी है, ठीक है। कौन सा निमेटोड दे रखा है, मेलिडियो गाइनी इनकोग्निशिया, ठीक है। ये क्या करता है भाई, इन्फेक्ट कर देता है किसको, जो टबैको प्लांट्स की रूट होती हैं मतलब प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स को क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट करता है ये निमेटोड, ठीक है। और एक ग्रेट रिडक्शन जो है उसकी यील्ड में आ जाती है इसकी वजह से। तो एक नोवल स्ट्रेटजी को अडोप्ट किया गया भाई, क्यों अडोप्ट किया गया, ताकि इस इन्फेस्टेशन यानी इस जो रिडक्शन हो रही थी उसकी यील्ड में उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी भाई, जो हमारे पास अभी क्वेश्चन में दे भी रखा है आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर ये क्या थी, बेस्ड थी, ठीक है। आरएनएआई जो हमारे पास है, अब समझो भाई आरएनएआई होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो भाई देखो टेक्स्ट ये मतलब जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में जो है आरएनए इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आप समझते होंगे भाई, जो एक तो होते हैं भाई प्रोकैरियोट जो हमारे प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म थे भाई, जिनमें जो है काफी सारे सेल ऑर्गेनिल्स जो है एब्सेंट होते हैं। जबकि अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो जो ये मॉडिफिकेशंस के बाद ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस के तौर पे जो है एज अ मेथड ये आरएनएआई को यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो भाई सेलुलर डिफेंस आएगा यहाँ, ठीक है। ये मेथड क्या इन्वॉल्व करता है, अब ये समझो कि इसमें होता क्या है। तो भाई इसमें क्या होता है, साइलेंसिंग होती है, किसकी साइलेंसिंग होती है, एक स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है, एक स्पेसिफिक एमआरएनए की, ठीक है, एमआरएनए की। देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, इसमें पहली बात तो ये इवोल्व करता है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद इसमें क्या होता है, साइलेंसिंग होती है स्पेसिफिक एमआरएनए की, किसकी वजह से भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है उसकी वजह से क्या होती है, एक स्पेसिफिक जो पार्ट होता है एमआरएनए का मतलब एमआरएनए उसकी साइलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के कारण जो कि बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है किसको, ट्रांसलेशन को, किसकी ट्रांसलेशन को भाई, एमआरएनए यानी कि जो साइलेंसिंग की मैं बात कर रही हूं। अब आगे आगे समझ आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि मैं क्या बता रही हूं, बट है पेशेंस, अभी पता चलेगा कि पूरा क्या प्रोसेस है ये, ठीक है। उसके बाद जो सोर्स होता है, जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बोला, उसका जो सोर्स होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स जो होता है वो कुड बी फ्रॉम एन, वो किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है बाय जो वायरसेस के द्वारा होते हैं, जिसके पास क्या होता है आरएनए के जीनोम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, क्या हो सकता है भाई, कोई भी मोबाइल
जेनेटिक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का क्या मतलब है, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं, किसके द्वारा, आरएनए इंटरमीडिएट के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देती हूं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं भाई, जो निमेटोड, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ऊपर, कौन सा निमेटोड बताया था भाई, मेलिडियोगाइनी इनकोग्निशिया मैंने आपको बताया था। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट्स, वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। भाई होस्ट प्लांट में उनको क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो इंट्रोडक्शन होता है डीएनए का, वो इस प्रकार होता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे भाई, सेंस और एंटी सेंस आरएनए, दोनों प्रकार के वो क्या प्रोड्यूस करता है, आरएनए वहां पे प्रोड्यूस करता है। किस किस प्रकार के भाई, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए वो प्रोड्यूस करता है, किसमें, होस्ट सेल्स में, ठीक है, होस्ट सेल में वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दोनों आरएनएज होंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, और हैंस क्या बना लेते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं, जो कि इनिशिएट करता है किसको, आरएनए की इंटरफेरेंस को, ठीक है। 10 साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, और वो जो स्पेसिफिक एमआरएनए उसको साइलेंस कर देता है निमेटोड के। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था भाई, जो पैरासाइट है वो कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता उस ट्रांसजेनिक होस्ट में जो एक्सपीरियंस कर रहा है क्या, स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, देयरफॉर वो क्या होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा उस पैरासाइट से, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा मैंने आपको क्या बताया है। और भाई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बता देती हूँ। एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है जो मूव कर सकता है एक जीनोम के अराउंड, ठीक है, और इवन ये ट्रांसफर भी हो सकता है एक स्पीसीज से दूसरे रेप्लिकोन, मतलब जो अनदर स्पीसीज का रेप्लिकोन है उसके पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। भाई पहली बार पढ़ा हो तो थोड़ा सा ये अजीब लगेगा कि ये आरएनए जो है इंटरफेरेंस मैंने क्या बता दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी की बुक में 209 पेज नंबर पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, उसको आप बार बार रीड करोगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखो एक बार वर्बली सुन लो, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके और इससे अलग लैंग्वेज में मैं आपको ये बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आरएनएआई मतलब कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होती है वो किसके द्वारा ट्रिगर्ड होती है भाई, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो इंक्लूड करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को और फंगाई को। ये इन्वॉल्व करती है क्या, साइलेंसिंग। किसकी साइलेंसिंग, मैंने बताया था अभी, एक स्पेसिफिक एमआरएनए की, और देयरफॉर जो एक्सप्रेशन होगा एक जीन का बाय फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन के द्वारा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा वो कैसे कब फॉर्म होगा, बाय बाइंडिंग ऑफ, जब दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कौन से भाई, एक एंटी सेंस और एक सेंस आरएनए एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे टू ओरिजिनल एमआरएनए, देयर बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल एमआरएनए, जिसकी वजह से भाई जो ट्रांसलेशन होगी, यानी कि जो फर्दर आगे प्रोसेस होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन का, वो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट होगा, और वहां पे साइलेंसिंग हो जाती है भाई। ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो होता है, ये हम चैप्टर जीन्स वाले और चैप्टर आएंगे हमारे पास है, ट्वेल्थ क्लास में, ये शायद बायोलॉजी की, हाँ, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में डीएनए वाले चैप्टर में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आपको नॉलेज देना चाहूंगी, एक मिनट। इन 1998 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो। ये जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, 1998 की बात है भाई, इन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया था, जो कि क्या थी, मैकेनिज्म दैट कैन डिग्रेड। वो ऐसा मैकेनिज्म था भाई जो किसको, एमआरएनए को डिग्रेड कर सकता था किसी एक स्पेसिफिक जीन से, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म था आरएनए इंटरफेरेंस वाला इज एक्टिवेटेड, ये कब एक्टिवेट हुआ, जब आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं अकर एज, वो जब डबल स्ट्रैंडेड पेयर्स के फॉर्म में सेल में होते हैं, तभी आरएनए इंटरफेरेंस हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया है, दोनों बार बता चुकी हूं कि भाई वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक एंटी सेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बाइंड करता है ओरिजिनल एमआरएनए से, जिसकी वजह से क्या बनता है, वहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, ठीक है।
हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं जो आरएनए इंटरफेरेंस थी वो नोन बाय अदर नेम्स, तो और भी काफी सारे इसके नाम थे, जैसे कि कौन सा हो सकता है, एक था भाई को सुप्रेशन, ठीक है, एक था भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, क्या था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, यानी PTGS भी जिसको हम बोल सकते हैं, और एक था भाई क्वेलिंग, ठीक है। मतलब ये इसके मतलब पहले जो प्रिमिटिवली इनको बोला जाता था, किसको, RNAi को प्रिमिटिवली जिन नाम से जाना जाता था, ये तीन थे, को सप्रेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग यानी PTGS, और एक था हमारे पास क्वेलिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब ये टॉपिक आपको समझ आएगा, तो अब आप इजीली बता सकते हो भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार डबल स्टैंडर्ड RNA की बात कर चुके हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। भाई गोल्डन राइस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद जीन, ये बिल्कुल ठीक है भाई, डैफोडिल। इट इज पेस्ट, ये गलत है, ठीक है। मतलब इसके लिए बेसिकली हमें क्या बतानी थी, ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट आई वो क्या आई है, ए। देखो गोल्डन राइस के बारे में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। गोल्डन राइस क्या होता है भाई, एक फॉर्म ऑफ राइस है ये भी, ठीक है। ऑब्वियसली राइस से आप समझ गए होंगे कि राइस की एक वैरायटी है ये, ठीक है, विद बायोसिंथेसिस ऑफ बेटा कैरोटीन, जिसके पास क्या होता है, किसकी सिंथेसिस होती है भाई, बेटा कैरोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये जो बेटा कैरोटीन मैंने आपको बताया है, ये क्या होती है, विटामिन ए की ही क्या है, एक मतलब फॉर्म है विटामिन ए की, जो कि क्या देती है इसको, गोल्डन या फिर येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, भाई इसको है ना एज अ GMO कंसीडर किया गया। ये क्या होता है कि भाई जो मॉडिफिकेशंस के बाद जो वैरायटी निकल के आई हो उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो है हमारे पास राइस है GMO, ठीक है। एंड अ फोर्टिफाइड फूड दैट इज प्रोड्यूस टू कॉम्बैट अ विटामिन ए। और भाई ये एक फोर्टिफाइड मतलब कि क्या है कि एक ये ऐसा फूड है जिससे कि अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए की खत्म करनी है तो गोल्डन राइस का इंटेक करना चाहिए, ठीक है। अपनी डाइट में उसको शामिल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो भी रही है तो उसको कुछ हद तक हील कर सके, ठीक है। तो ये इसको एज अ फोर्टिफाइड फूड भी माना जाता है। और अगर मैं इसकी लेट 1990s की बात करूं तो दो यूरोपियन साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने डेवलप किया था किसको, गोल्डन राइस को, किसके बाद, आफ्टर इंसर्टिंग इसके अंदर बेटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस जीन जो है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया था डैफोडिल टू राइस, ठीक है। डैफोडिल से राइस में जो है इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया ऑप्शन ए, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस, नहीं भाई BT, ये हम आगे समझेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट अभी मैंने आपको बताया था, एक पेस्ट रेजिस्टेंट को मैंने काफी पूरा पैराग्राफ के तौर पे मैंने आपको समझाया था, तो वो तो नहीं है। ड्रोट टोलरेंट नहीं भाई, ये भी गलत है। सूखे को टॉलरेंट करने की इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नहीं। येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन प्रिमिटिव नहीं भाई, ये मैंने अभी नाम बताया था डैफोडिल, तो ये गलत है तीनों। व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव BT टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बोलवर्म। भाई सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या पूछा गया हमसे, क्या ट्रिगर करता है, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज है इनमें से जो ट्रिगर करती है, किसकी, जो प्रोटॉक्सिन होती है उसकी एक्टिवेशन को कौन ट्रिगर करता है। एक एक्टिव BT टॉक्सिन जो है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जो फॉर्म है बोलवर्म में, ये बताना कि जो हमको यहाँ पे एक टॉक्सिन बोला गया भाई, ठीक है, ये सिंपली ये बताना है कि इसकी एक्टिवेशन को कौन ट्रिगर करता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है, ऐसी फेवरेबल कंडीशन होगी भाई तभी तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो वो फेवरेबल कंडीशन इन चारों में से कौन सी है वो बताना है। बॉडी टेम्परेचर नहीं है भाई, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट नहीं, ये भी नहीं है। अल्कलाइन pH ऑफ गट, भाई आपके एनसीईआरटी की बुक में लाइन दे रखी है एज इट इज, और एसिडिक pH नहीं है, ठीक है। देखो BT यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है भाई, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि जो स्टेन्ड हो, ठीक है, जिसके ऊपर स्टेन आसानी से दिख सके, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम होता है जो सिंथेसाइज करता है किसको, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स को, जो कंटेन करते हैं भाई, दो प्रोटीन कंटेन करते हैं, याद रखोगे, क्राई 1A और क्राई 2AB,
ठीक है, ये दो प्रोटीन होते हैं, सम ऑफ विच आर टॉक्सिक अगेंस्ट, कुछ इनमें से जो है टॉक्सिक होते हैं किसके अगेंस्ट, एक वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल भाई मोथ लार्वा जो अटैक करता है किसको, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना सर्टेन क्रॉप्स की, उनको अटैक करता है ये मोथ लार्वा। निमेटोड्स हो गए, जो कि मैंने अभी बात की थी निमेटोड्स में, तो एक हम पढ़ के भी आ चुके हैं, ह्यूमन कैंसर सेल्स जैसे कि हो सकते हैं। तो ये टॉक्सिन क्या होते हैं भाई, देखो आप वर्बली मेरी बात ध्यान से सुनोगे अच्छे से। ये टॉक्सिन्स क्या है भाई, इनएक्टिव, ये कब प्रोड्यूस होते हैं भाई, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो टॉक्सिन है ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रोड्यूस हुए, लेकिन एक्टिवेट कब हुए, व्हेन डिसॉल्व्ड इन, जब ये एक हाई एल्कलाइन पीएच जो होती है इंसेक्ट गट की उसके अंदर डिसॉल्व जब हुए, तब ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में क्या हो गए, तब्दील हो गए। ठीक है, ये याद रखोगे ये कंडीशन, वंस इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। अब भाई एक्टिव हो चुके हैं, राइट। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनको इंजेस्ट करेगा, खाएगा, तो ये क्रिस्टल्स जो है क्या हो जाएंगे, सोल्यूबलाइज्ड हो जाएंगे मिड गट में। क्या हो जाएंगे, मिड गट में वहां पे सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टॉक्सिन है देन प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेटेड बाय मिड गट प्रोटीएसिस एंड बाइंड टू स्पेसिफिक, और जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे भाई इंसेक्ट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लोकेटेड होंगे उसके ऊपर वो बाइंड कर जाएंगे, बाइंडिंग होगी तो लीडिंग टू सेल, जिसकी वजह से जो सेल की पूरी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सेल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी भाई, डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली उस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को मतलब एल्कलाइन पीएच ऑफ गट यानी उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया। जैसे किसी इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया भाई, वो उसमें गट में जो रिसेप्टर प्रेजेंट थे उसके साथ उसकी बाइंडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसकी इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ड्यू टू सेल डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट पार्ट ऑफ टबैको प्लांट, कौन सा टबैको प्लांट का पार्ट जो इन्फेक्ट होता है मेलिडियोगाइनिन कोगना, भाई रूट। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप नहीं भूले होगे, बार बार एक चीज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट एंड रेसिस्टेंट या टोलरेंट टू, जो क्रॉप्स होती हैं जो कि इंजीनियर्ड की गई है किसके लिए, ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट, या मतलब या किसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी उनकी अच्छी होती है, फिर टोलरेंट किसको वो अच्छे से टोलरेट कर सकती है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है, देखो बैक्टीरिया, आप जानते हो बैक्टीरिया क्या होता है, इंसेक्ट नहीं, हर्बिसाइड्स इसका करेक्ट है, फंगाई भी नहीं। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। देखो अब क्यों है ये रीजन करेक्ट, ये समझो, जो प्लांट्स है उनके पास क्या होती है, आज के जो प्लांट्स है भाई ब्रॉड लीव्स, मतलब चौड़े चौड़े पत्तियां होती हैं जो कि रेजिस्टेंट होती है, एक पावरफुल बायोडिग्रेडेबल हर्बिसाइड, क्या नाम है जिसका, ये भाई हर्बिसाइड ही होता है, काफी पावरफुल बायोडिग्रेडेबल हर्बिसाइड है ये ग्लाइफोसेट। ये क्या करता है, ये क्या होता है भाई, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है राउंड यूपी रेडी प्लांट्स का। ठीक है, किसका, राउंड यूपी। अब ये हमारे जो सिलेबस में भी नहीं है, हमारे चैप्टर वगैरह में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको भी एक्स्ट्रा बेशक बता रही हूँ, आप सुन लो बेशक। ठीक है, ऐसे कोई नहीं है कि बिल्कुल याद रखनी है आपको चीज, सुन लो, थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है भाई, डिस्टर्ब कर देता है जो सिंथेसिस एंजाइम होते हैं, जो वर्किंग होती है इसमें ईपीएसपी की। ठीक है, उसकी सिंथेसिस को की एंजाइम को डिस्टर्ब ये कर देता है। अगर इफ इट इज टेकन अप बाय क्रॉप प्लांट, अगर ये क्रॉप प्लांट के द्वारा अब लिया जाता है तो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो बायो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जीन को फॉर सिंथेसिस ऑफ किसकी सिंथेसिस के लिए, ईपीएसपी सिंथेसिस एंजाइम के लिए क्रॉप प्लांट्स में। अब भाई ईपीएसपी क्या है, अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इसका 2 बार यूज कर दिया इस वर्ड का। तो ये क्या होता है, एक भाई मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, काफी बड़ा नाम है क्योंकि एक बार सुनने पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मैंने बोला क्या है। ईपीएसपी, ठीक है, क्या होता है, 5 इनोल पायरुवाइल शिकीमेट 3 फोस्फेट सिंथेस। ठीक है, ये इसका नाम होता है भाई, ये की एंजाइम होता है किसकी बायोसिंथेसिस के लिए, जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं भाई, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अब अमाइनो एसिड NH2 वगैरह आप जानते हो ये होते हैं,
प्लांट्स में और बहुत सारे माइक्रोब्स में। अगर ईपीएसपी सिंथेसिस किसको कैटालाइज करता है भाई, किसके एडिशन को, फोस्फोफिनोल पायरुवेट, आपने पीईपी, ठीक है, मैंने पहले भी जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे मैंने वहां पे डिस्कस किया था इसके बारे में। ये क्या करता है, मतलब किसके एडिशन को कैटालाइज करता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट की, ठीक है, टू शिकीमेट 3 फॉस्फेट, यानी कि S3P जिसको हम बोलते हैं, क्या है इसका मतलब, शिकीमेट 3 फॉस्फेट, जो जनरेट करता है 5 इनोल पायरुवाइल शिकीमेट 3 फॉस्फेट को, जो कि एक प्रीकर्सर है फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का, ठीक है, जो कि प्रोटीन होता है। तो बेसिकली भाई बिल्कुल भी हमारे पूरी बायोलॉजी में ईपीएसपी या इन चीजों का जिक्र नहीं है अभी, मतलब किसी चैप्टर में। खैर ये मैंने थोड़ा सा इस वजह से बता दिया क्योंकि भाई हमारे क्वेश्चन में इस बारे में बात की गई थी। तो अब ग्लाइफोस्फेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए था, उससे रिलेटेड ईपीएसपी था, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा माइंड में रख लें इसको। इन बीटी टॉक्सिन में अगर मैं बात करूं, जो बीटी कोटोन क्यों कह रही हूँ मैं इसको, सॉरी, बीटी कॉटन में जो बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में, एज किस फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन में, किस भाई बिल्कुल, क्या हम अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं करके आए, बिल्कुल डिटेल में तो पढ़ के आए। अभी अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट वो मिल जाए, एसिडिक तो बिल्कुल नहीं था, एक्शन नहीं, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर नहीं, ये पढ़ के आए हैं, है ना। अभी मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बताया कैसे क्या होता है ये। तो भाई देखो ऐसे याद रखने आपको, जो प्रीवियसली हम क्वेश्चन इस प्रकार के कर चुके होंगे तो वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for, भाई ये भी करके आए हैं, विटामिन ए, राइट, सी, काफी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये चीज बताई थी। गोल्डन राइस जिसका नाम क्या होता है, गोल्डन राइस इसका साइंटिफिक नाम भी बता देती हूँ मैं आपको क्या होता है, ओरियाजा सेटिवा, ठीक है, ये क्या है भाई, इसका साइंटिफिक नाम होता है गोल्डन राइस का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, जीएमओ मैंने आपको बताया था। बायोसिंथेसिस होती, किसको बायोसिंथेसिस करती है, सिंथेसाइज बीटा कैरोटीन जो होता है, जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, जो पोलन टैबलेट्स होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं किस काम के लिए, तो इन विट्रो ब्रीडिंग सप्लीमेंट, बिल्कुल भाई सप्लीमेंटिंग, एनसीईआरटी की लाइन है जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें एनसीईआरटी की लाइन है ये पोलन टैबलेट वाली सप्लीमेंटिंग फूड के तौर पे, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं होता भाई, ये तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो गया, तो इसमें पोलन टैबलेट्स का काम नहीं होता, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी नहीं किया जाता, अवेलेबल इन मार्केट फॉर, मार्केट में ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए थोड़ी बिकेंगी भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होंगी ये, ऐसे बाजार में थोड़ी बिकेंगी। एक्स-C2 कंजर्वेशन के लिए थोड़ी होंगी भाई, कंजर्वेशन क्या है इसका, ठीक है। मार्केट में इसकी ये ध्यान रखना है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात किया तो एज अ सप्लीमेंटिंग फूड ही तो मार्केट में बिकेगा ये, मार्केट में फर्टिलाइजेशन या ब्रीडिंग के पर्पज के लिए कौन बेचेगा, राइट। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास सी होता है। जो पोलन ग्रेन्स है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, देयर फॉर यूज एज फूड सप्लीमेंट। जो एथलीट्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो इन टैबलेट का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। पोलन जो है क्या कंटेन करता है भाई, 22.7% ऑफ प्रोटीन ऑन एवरेज, ठीक है, ये क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि इंक्लूड करता है 10.4% इसेंशियल अमाइनो एसिड। जैसे कि भाई आपको पता होगा इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम बायोलॉजी में भी कर चुके हैं, केमिस्ट्री में भी, उसमें मैंने आपको बताया था, लिस्ट दे रखी है वहां पे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की, तो दोनों आपको याद रखने हैं भाई। एक मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में खुद से सिंथेसिस जिनका हो जाए, ठीक है, आपको बाहर से इनटेक करने की जरूरत ना पड़े। एक होता है कि भाई आपको अपनी डाइट से जो है उन अमाइनो एसिड का क्या करना पड़े, इनटेक करना पड़े, ठीक है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जैसे इसेंशियल में एक आधा आपको बता देती हूँ, जैसे लाइसिन हो गया, हिस्टेडाइन होता है, ल्यूसाइन होता है, आइसोल्यूसाइन, वलाइन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, बाकी आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपना ट्रिक वगैरह से लिस्ट वहां पे एनसीईआरटी में दे रखी होगी आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इंडिया बाय द फार्मर्स, इनमें से कौन सी ऐसी बीटी क्रॉप है जो कि इंडिया में उगाई जाती है फार्मर्स के द्वारा, तो भाई करेक्ट ऑप्शन कॉटन है, बीटी कॉटन। मैं काफी टाइम से हम इस वर्ड का यूज भी कर रहे थे। देखो बीटी कॉटन क्या है, इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती है भाई, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट होता है एक, जो कि डिक्रीज कर देता है, विच कुड डिक्रीज द पेस्टिसाइड यूज,
जो कि क्या करता है, जो पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं उनको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। बीटी टॉक्सिन की अगर मैं बात करूं, वो प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है भाई, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, यानी कि जिसको हम बीटी बोल देते हैं फॉर शॉर्ट। बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। जो क्लोन्ड मतलब है कि बैक्टीरिया से उसका कॉपी किया गया है, ठीक है, किसको, बीटी टॉक्सिन जीन को। एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, और उसको क्या किया गया भाई, बीन एक्सप्रेस्ड प्लांट में एक्सप्रेस किया गया है ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके इंसेक्ट को विदाउट नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स भाई खेतों में यूज किए जाते हैं उनकी नीड के बगैर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, कॉटन होता है, ब्रिंजल नहीं, मेज नहीं। अब देखो ये तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कि भाई ब्रिंजल क्यों नहीं, सोयाबीन क्यों नहीं, मेज क्यों नहीं, राइट, क्योंकि भाई सीधा हमसे पूछा कि फर्स्ट ग्रोन कौन सी थी। तो अब भाई उस टाइम जो ग्रो करा दी, मतलब जिस पर्पज से, तो वो कॉटन थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो सब्जियों में तो मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है शायद। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, अब आरएनए इंटरफेरेंस फर्स्ट क्वेश्चन में इतने डिटेल में करके आए, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होनी चाहिए। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, राइट। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, सिंथेसिस नहीं होती भाई, साइलेंसिंग होती है। सिंथेसिस तो आ गया, बिल्कुल काटा मार दो, सिंथेसिस वर्ड आ गया, राइट। आगे सीडीएनए वगैरह ये भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, साइलेंसिंग याद रखना है। इंटरफेरेंस नहीं होती, कभी आप आरएनए इंटरफेरेंस देखिए, इंटरफेरेंस कर दो। अगर देखो ऑब्वियसली जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं ये नहीं कहती कि आपको पूरा ही पता हो गया आरएनए इंटरफेरेंस क्या हो गया, लेकिन अगर आपको इतना भी पता होगा कि यहाँ पे साइलेंसिंग का जिक्र होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करेक्ट करके आ सकते थे, मतलब करके आ सकते हो, या आ जाए जैसा भी है, 4 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस गलत है। नेक्स्ट है, कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। कौन से फूड के जो कंजप्शन के कारण, जो नीचे हमें 4 दे रखे हैं, जो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, कोई भी जो डिसीज उससे रिलेटेड है, वो कम हो सकती है, मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो भाई मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपको ये पता हो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आपको ये पता होता है ना कि गोल्डन राइस, जो तीसरी बार अब हमने 11th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए, और तीसरी बार गोल्डन राइस से रिलेटेड और विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब तक याद हो जाना चाहिए था कि गोल्डन राइस जो है विटामिन ए एनरिच्ड होता है, और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और अगर विटामिन ए की आपूर्ति आप अपने शरीर में अच्छे से रखोगे तो आपको क्या नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना था, गोल्डन राइस। देखो भाई इंटरलिंक करके पढ़ो, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अब मैं एक बार अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ किसी क्वेश्चन में, अब बार बार वो चीज आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार वो चीज मुझे रिपीट करने की जरूरत है कि पूरा पूरा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताऊं या समझाऊं, राइट। तो अभी ये आपको रिलेट करना था, अब तीसरी बार हम कर चुके हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं था कि भाई इसमें आंसर क्या आएगा। आपको कैनोला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है फ्लेवर सावर टमाटो, कोई वैरायटी होगी, कोई जरूरत नहीं है। ये पता था गोल्डन राइस क्या होता है, एनरिच्ड होता है विटामिन ए में, तो करेक्ट हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, तो हमारे पास क्या देखा, जो टोबैको प्लांट्स होते हैं रेजिस्टेंट टू नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल। अब भाई ये भी थोड़ा सा इंटरलिंक क्वेश्चन है, हमारे पास सेंस और एंटी सेंस। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आरएनए इंटरफेरेंस अच्छे से बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सेंस और एंटी सेंस आरएनए मैं बार बार बता रही थी, जब दोनों एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर रहे थे तो ये क्या बना रहे थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यहाँ पे जब मैंने आपको टोबैको प्लांट वगैरह का निमेटोड का जिक्र किया था, उसी में तो हमने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। कोई पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से नहीं होता, एंटीफिडेंट नहीं होता, कोई टॉक्सिन प्रोटीन नहीं होता, तो ये हमारी आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज। कौन सा इनमें से मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट है भाई जो कि यूज किया जाता है डिस्टिलरीज में। डिस्टिलरीज क्या होती है भाई, जो यहाँ पे इथेनॉल वगैरह की वो अपना ईस्ट से जो प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है, अल्कोहल वगैरह, उसकी प्रोडक्शन होती है। फॉर द प्रोडक्शन यहाँ पे हमसे पूछा गया इथेनॉल की, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा होता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास कॉर्न मील नहीं, सोया मील नहीं, हमारे पास होता है मोलेसिस। अब समझो मोलेसिस क्या चीज है, देखो मोलेसिस जो होते हैं, एक मिनट भाई,
मोलेसिस क्या होते हैं भाई, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं डिस्टिलरीज में, किसके प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। जो मोलेसिस होते हैं इज डाइल्यूटेड टू अ मार्श कंटेनिंग 10 to 20% वेट परसेंट ऑफ शुगर, मतलब 10 to 20 वेटेज परसेंट ऑफ शुगर जो है ये कंटेन करते हैं, उसके साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है। फर्मेंटेशन सिस्टम के द्वारा मोलेसिस के इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, मिथेनॉल, ठीक है, जिसमें फर्मेंटेशन होती है, डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो 10 to 20% वेटेज ऑफ शुगर के साथ जिसको डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, बताओ भाई निमेटोड्स, तीसरी बार आ गई ये बात, हमें बार बार बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, किसके अगेंस्ट भाई साइलेंसिंग, अगेन देखो ये पीछे वाला क्या फर्क है भाई, निमेटोड्स वही आरएनए साइलेंसिंग की बात की जा रही है, निमेटोड्स के अगेंस्ट बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ चौथा जो है सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए टू डी हमको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले। यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है। अब स्टेटमेंट, अब बताना है भाई करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। Utilize genetically modified crops like BT cotton, uses only naturally produced inputs like compost, do not use pesticide and urea, produces vegetables rich in vitamins and minerals। तो भाई हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, बी और सी, ठीक है, 4 ही थे ना, बी और सी। देखो भाई ये यूज करते हैं नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है भाई, कोई भी केमिकल यूज ना किया जाए, जो नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट है उनका यूज किया जाए, जैसे कंपोस्ट वगैरह होता है जिसको खाद बोल देते हैं हम, नेचुरल खाद। डू नॉट यूज पेस्टिसाइड, बिल्कुल नहीं यूज होना चाहिए। यूटिलाइज जेनेटिक, नहीं भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीएमओ नहीं, कम ही जो फार्मर्स जो होते हैं भाई वो थोड़े से जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह, हो सकता है उनको भाई इसकी नॉलेज भी कम हो। वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड नहीं, ये भी गलत है भाई। दो जो इसके सबसे प्राइमरी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास बी और सी है, और आप समझ भी गए होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़े से आप रिलेट कर सकते होगे। नेक्स्ट है बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट, जो बीटी होते हैं यानी बैसिलस thuringiensis होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, ठीक है, क्या, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन दैट। आगे बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इससे आगे क्या होगी। तो बाइंड विद जो प्रोटीन दैट बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल्स और मिडगट, जो मिडगट होते हैं इंसेक्टिव पेस्ट, अल्टीमेटली बिल्कुल करेक्ट है भाई, वही बात हो गई जो मैंने बताया था आपको, वो जो हम पढ़ रहे थे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, जब उसको अल्कलाइन पीएच मिल जाता है उसकी मिडगट में। इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई, नहीं भाई एसिड का तो जिक्र नहीं है, अल्कलाइन आएगा, अल्कलाइन होता तो भाई कुछ बात बनती, ये भी गलत है। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल है इंडिया में हैज बीन डेवलप्ड फॉर, वो किस पर्पस के से भाई डेवलप की गई थी वो बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंसी को मतलब शो करने के लिए यहाँ उसमें इंडिया में क्या किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ नहीं, शेल्फ लाइफ के लिए नहीं। मिनरल कंटेंट का कोई जिक्र नहीं था कि भाई मिनरल की कंटेंट बढ़ानी हो। ड्रोट रेजिस्टेंस, सूखे के अगेंस्ट नहीं। फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है इंडिया में हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। बीटी ब्रिंजल जो होती है भाई एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल, ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक क्या होता है, जिनको मॉडिफाई किया गया हो, जो कि डेवलप होती हैं बाय इंसर्टिंग, जिस कैसे डेवलप की गई, उसमें एक क्रिस्टल जीन, किसका, बैसिलस thuringiensis यानी बीटी का एक क्रिस्टल जीन उसके अंदर इंसर्ट किया गया ब्रिंजल्स के जीनोम के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है इंसर्शन का इज अकम्प्लीश्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम की मदद से, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बनाई गई, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जो है पर्पज से। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने बीटी कॉटन के, कौन सा है, तो इन चारों में से कोई एक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लॉन्ग फाइबर और रेजिस्टेंस एफिड्स, नहीं भाई ये गलत है, गलत है भाई, ठीक है। लॉन्ग फाइबर्स, हाई यील्ड
प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल बैक्टीरियन हाइड एंड, ये ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है। बीटी टॉक्सिन जो जीन्स जो होते हैं भाई आइसोलेट किए जाते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, जो इनकॉर्पोरेट करता है किसमें, कॉटन प्लांट में, जिसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है क्या बनाने के लिए, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसका नाम होता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है उसकी भाई यील्ड भी काफी अच्छी खासी होती है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, कपास जिसको बोला जाता है, एंड रेजिस्टेंस टू बोलवॉर्म, और वो बोलवॉर्म के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी भी प्रोवाइड करती है ताकि भाई कॉटन की जो यील्ड है वो अच्छी खासी अपना चलती रहे, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। अब बीटी टॉक्सिन इतनी देर से कर रहे हैं तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कौन सी होगी। हो सकता है भाई कुछ बच्चों को अभी तक समझ आ गया हो कि करेक्ट इसमें से कौन सा है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव नहीं भाई, इनएक्टिव। एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज ऑफ पेस्ट टू स्टेरिलाइज एंड द, गलत है भाई, गट में, ठीक है, हमने पढ़ा था एल्कलाइन पीएच में। कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, गलत है भाई। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गैस, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन जो मैंने अब यहाँ पे बताया था, डी। अभी आपको भाई पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए था, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एज, कंटेम्पररी बायोलॉजी के तौर पे जो बैसिलस थ्यूरिनजेनिस का यूज किया जाता है, कौन सी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है भाई इसका, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इंसेक्टिसाइड ही है। जो बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है वाइडली यूज किया जाता है कंटेम्पररी बायोलॉजी में एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो होगा ऑल्सो नोन एज बीटी, उसको भाई एज बीटी भी जाना जाता है। बहुत देर से हम बात करें, ग्राम पॉजिटिव होता है, सोयल ड्वेलिंग बैक्टीरिया होता है जीनस बैसिलस का, यानी कि जो सोयल के अंदर ड्वेल हो सके, जा सके। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है प्रोड्यूस करता है पैरास्पोरल इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, मतलब बेसिकली एक इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन को ये फॉर्म करता है, इतना आप ध्यान रखो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं तो उसकी जो उसके पास क्या होता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसकी, और कोई आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं, उनकी थिन लेयर होती है और एक आउटर लिपिड मेम्ब्रेन उनके पास प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन या फिर यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएम क्रॉप्स इज टू, जो मेन ऑब्जेक्टिव किसका, प्रोडक्शन का और यूज का, किसके प्रोडक्शन या यूज का, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएम क्रॉप के इज टू, क्या है भाई मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बताना क्या था अगर भाई प्रोडक्शन या यूज किया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इज टू, ठीक है, किस पर्पज से ऐसा किया गया था। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसके एक नहीं है, बल्कि मैं देख पा रही हूँ दो है, क्योंकि एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम, ये भी ठीक है भाई, वीड जो जहरीले जो मतलब हमारी मतलब उसके यील्ड के लिए अच्छे नहीं है, उनको हटाने के लिए, टू विदाउट यूजिंग, जो मैनुअल लेबर है उसके बिना उसके यूज के, एलिमिनेट वीड फ्रॉम फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड, ये गलत है भाई, ठीक है। एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन, हाँ, हर्बिसाइड का एक्युमुलेशन रिड्यूस करने के लिए फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी, तो फर्स्ट एंड डी, ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो क्राई, ये हमारे पास एक प्रोटीन दे दिया हमें, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं जो कि बीटी से ऑब्टेन किए गए, इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये क्या माना जाता है, मतलब इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होते हैं, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है बोलवर्म्स। करके आ चुके हैं भाई, पढ़ाया था मैंने अभी एक बार, एक क्वेश्चन में हमने देखा था ये, जो क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन किए जाते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, वो इफेक्टिव होते हैं बोलवर्म्स के अगेंस्ट। एक बोलवर्म जो है कॉमन टर्म है किसी भी लार्वा के लिए, जो कि लार्वा किसका, मोथ का जो लार्वा होता है, जो कि अटैक करता है किसको, जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं सर्टेन क्रॉप्स की, स्पेशली कौन सी भाई, कॉटन, ठीक है। द नेम ऑफ नॉर्मैन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद, जो ये नाम दे रखा हमें नॉर्मैन बोरलॉग, ये किससे एसोसिएटेड है वो बताना है भाई। व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं, व्हाइट रेवोल्यूशन होती है भाई डेयरी वगैरह के कंटेक्स्ट में जब बात करें। ग्रीन रेवोल्यूशन इज द करेक्ट वन, येलो रेवोल्यूशन नहीं, ब्लू रेवोल्यूशन भी नहीं, ब्लू होती है वाटर के कंटेक्स्ट में। अब समझो, थोड़ा सा वर्बली बोल के बता रही हूँ, जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन होती है भाई, ये रेफर करती है टू वेरी सब्सटेंशियल इंक्रीज किसकी यील्ड में, जो कि ऑब्टेन की जाती है ब्रीडिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज जो क्रॉप की होती है, अंडर इंटेंसिव एप्लीकेशन, जो फर्टिलाइजर्स की अच्छे खासे एप्लीकेशन होती है उनके यूज से, इरिगेशन यानी सिंचाई से, और जो पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है उससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब एकदम से जो यील्ड बढ़ती है, यील्ड बढ़ी थी, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं, जो क्रॉप्स वगैरह के कंटेक्स्ट में यील्ड बढ़ती है उसकी इंक्रीजमेंट को। वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड जो है इंक्रीज हुई थी जो इन प्रोडक्टिविटी हैज कम टू द नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, फॉर विच, जिसकी वजह से डॉक्टर बोरलॉग जो है उन्होंने क्या जीता था, नोबेल पीस प्राइज से उनको सम्मानित किया गया था 1970 में। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो 1970 में इनको किससे नवाजा गया था, नोबेल पीस प्राइज से। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल। ठीक है, किसको डिजाइन करने के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बायो फर्टिलाइजर्स नहीं होते भाई, आप जानते हो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो मेटलर्जिकल टेक्निक्स, मिनरलाइजेशन प्रोसेस, इंसेक्टिसिडल प्लांट्स, तो डी इज द करेक्ट वन। बीटी टॉक्सिन यानी कि जो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है, ट्रांसजेनिक क्रॉप की वैरायटी है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। बीटी कॉटन जो है वो क्या कंटेन करती है, वैरायटी कंटेन्स एक फॉरेन जीन जो कि ऑब्टेन होता है बीटी से। ये जो बैक्टीरियल जीन होता है वो प्रोटेक्ट करता है कॉटन को बोलवर्म से, जो कि एक मेजर पेस्ट होता है कॉटन का। तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइडल आएगा। फर्टिलाइजर से कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका ना कोई मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता, ना कोई मेटलर्जिकल टेक्निक यहाँ पे मतलब उसके लिए इसको यूज किया जा रहा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वाइल्ड प्लांट्स शुड थ्राइव इज दैट दे आर गुड सोर्सेज ऑफ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पूछा है कि जिसकी वजह से जो वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं शुड थ्राइव, वो क्या करना चाहिए भाई, थ्राइव करने चाहिए, इज दैट दे आर गुड सोर्स ऑफ। क्यों भाई, किस चीज में ऐसा मतलब उनकी क्षमता होती है, गुड सोर्स, वो किस चीज के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो भाई हाईली नहीं, न्यूट्रिटिव एनिमल फीड ये कोई रीजन नहीं है। अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल्स नहीं है, अनसैचुरेटेड होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है, बीच में जीन्स फॉर रेजिस्टेंस, ये ठीक है भाई, जो जीन्स होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं डिसीज और पेस्ट के लिए। वेरी रेयर एंड हाईली सोट नहीं, रेयर तो नहीं होते भाई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी होता है। वाइल्ड वैरायटीज जो है हैव द जीन्स फॉर द रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड इंसेक्ट। मैच करना है कॉलम को एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भाई मैच बताना है यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, तो भाई हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटी कॉटन, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, एडिनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, ये भी जीन थेरेपी ADD जो है जीन थेरेपी के थ्रू इस डिसीज को, इस डेफिशिएंसी को ठीक किया जाता है। ठीक है, RNAi भाई अब ये आपको पता होना चाहिए, सेलुलर डिफेंस मैंने बताया था। PCR जो होती है पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, ये किसके डिटेक्शन में यूज किया जाता है, HIV इन्फेक्शन। ठीक है, जो एड्स वगैरह के पेशेंट होते हैं उसके लिए जो है इस जो है रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा भाई, D। ठीक है, काफी ईजी था। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या बतानी है भाई, इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इन चारों में से कौन सी है रिस्पेक्टिवली। तो प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कोड सी पेप्टाइड, बिल्कुल ठीक है भाई, अभी मैं बता दूंगी, अभी मैं समझा दूंगी। फंक्शनल इंसुलिन जो होता है हैज A and B चेन्स लिंक टुगेदर भाई, बिल्कुल ये गलत है, ये लिंक नहीं होते, मैं बताती हूँ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होता है E. coli में, इन मैन इंसुलिन इज प्रो इंसुलिन, बिल्कुल ठीक है। अब भाई थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ इसका। कुछ ऐसा होता है, ये आप देखो, ये अलग से और ये कुछ अलग होती है। ठीक है, इसको जिसको मैं डार्क कर रही हूँ जिस एरिया को, ये होता है भाई प्रो इंसुलिन, इसको बोला जाता है क्या, प्रो इंसुलिन। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं। ये होती है भाई ए पेप्टाइड। ठीक है, ये बीच में हमारे पास ग्रीन जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, ए पेप्टाइड इंसुलिन प्लस बी पेप्टाइड। ठीक है, ये होता है। और एक सी पेप्टाइड जो है यहाँ पे फ्री सी, जो ये वाला एरिया होता है भाई, ये सी पेप्टाइड चेन में मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, बेसिकली फ्री हो जाती है। ये अब सुनो थोड़ा सा, इंसुलिन को यूज किया जाता है डायबिटीज के लिए। वो ये पहले भाई कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होता है। जो पेनक्रियाज होता है स्लोटर्ड कैटल और पिग्स का, स्लोटर्ड यानी जो उनका मांस वगैरह होता है वहां से, ठीक है, उनके पेनक्रियाज से। तो इंसुलिन जो है एक एनिमल सोर्स है, दो उसकी वजह से भाई कुछ जो पेशेंट्स
है उनको एलर्जी वगैरह भी होती थी भाई, रिएक्शंस हो जाती थी फॉरेन प्रोटीन ऑब्वियसली इस वजह से। तो इंसुलिन कंसिस्ट करता है दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए और चेन बी। चेन ए 21 अमाइनो एसिड की बनी होती है और चेन बी भाई 30 अमाइनो एसिड की, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं एक डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा था तो इतना भी याद रखोगे कि डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मैमल्स में अगर मैं बात करूं जो इंक्लूड करते हैं किसको, ह्यूमंस को, इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एज अ प्रो हार्मोन की फॉर्म में, लाइक जैसे कि कोई प्रो एंजाइम होता है या कोई प्रो हार्मोन क्या ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। देखो भाई जो प्रो हार्मोन होता है उसको भी प्रोसेसिंग की नीड होती है, जो कंटेन करती है एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच जिसका नाम होता है क्या, सी पेप्टाइड, जो मैंने अभी बना के दिखाई है जो फ्री होती है। ठीक है, ये सी पेप्टाइड भाई सिर्फ और सिर्फ मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इज नॉट प्रेजेंट, ये मैच्योर इंसुलिन में ही प्रेजेंट नहीं होती है सी पेप्टाइड चेन होती है, और ये रिमूव हो जाती है मैच्योरेशन के दौरान। जब वो इंसुलिन में मैच्योर होता है उस दौरान सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो जो मेन चैलेंज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक वॉज गेटिंग, वो क्या होता है कि भाई इंसुलिन को असेंबल कर लें एक मैच्योर फॉर्म में। ठीक है, 1983 में ये चीज भी याद रखोगे, क्या बोला है मैंने, इसको लिख देती हूँ। 1983 में एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी भाई, 1983 में बात करी जा रही है, जो कि क्या थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसने प्रिपेयर किया था दो डीएनए के सीक्वेंस जो कि एक दूसरे के क्या थे, कोरस्पॉन्डिंग, यानी ए और बी, जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ पे, जो प्लास्मिड होता है ई कोलाई का, ई कोलाई के प्लास्मिड में उनको क्या किया गया भाई, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो चेन्स ए और बी जो थी वो सेपरेटली प्रोड्यूस हो गई और एक्सट्रैक्ट हो गई और फिर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड जो बॉन्ड है उसकी मदद से क्या हो गई, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गई। तो ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट था इंसुलिन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्या पूछा था हमसे, हाँ, तो इन इंसुलिन हमारे पास क्या था, नोट करेक्ट, इनकरेक्ट हमारे पास क्या थी, इसकी बी थी, जो फंक्शनली इंसुलिन होता है और बी चेन्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब क्या आएगा, डाइसल्फाइड। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज होता तो ये करेक्ट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, कौन सा फीचर ऐसा जेनेटिक कोड का है जो अलाउ करता है बैक्टीरिया को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, कौन सा इनको अलाउ करता है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगियस, गलत है, एम्बिगियस होता है भाई यूनिवर्सल। ठीक है, एक जैसा। जेनेटिक कोड इज रिडेंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये करेक्ट है, नियरली यूनिवर्सल होता है भाई। ठीक है, अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन, ये ठीक है हमारे पास, सी इज द करेक्ट वन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया मतलब टेक्नोलॉजी में जो बैक्टीरिया है वो एबल हो सकते हैं प्रोड्यूस, मतलब किस चीज में उनकी एबिलिटी होती है कि वो जो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि किसके ट्रीटमेंट में काम आता है भाई, डायबिटीज के। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड जो है नियरली यूनिवर्सल होता है भाई सबका। ठीक है, जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है, 99% आपने सुना भी होगा, सेम होता है, 0.001% का जो है हर एक इंडिविजुअल में चेंज होता है, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस, उनकी हैबिट्स वगैरह हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनमें इजिली। नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, यहाँ पे हमसे पूछा गया भाई पहला कौन सा हार्मोन था जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना था, ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में थर्ड क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ चुका है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है भाई, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज प्राइमरी या सेकेंडरी होती है उनसे रिलेटेड होते हैं। थायरोक्सिन क्या होता है भाई, थायराइड हार्मोन होता है तो एक। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो ये क्या होगा हमारे पास, इंसुलिन। अभी हमने इसका मैकेनिज्म भी समझा कि पहले ये स्लॉटर्ड पिग्स वगैरह या उससे लिया जाता था, लेकिन उसके बाद उसकी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो रिएक्शंस वगैरह का एलर्जीज पेशेंट को फेस करनी पड़ रही थी, जिसके बाद क्या है, ऐसे इंसुलिन को डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो क्या किया, मतलब इसको आइसोलेट करना स्टार्ट किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस अ डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करने के लिए जीन थेरेपी में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से वेक्टर का यूज किया जाता है वो बताना है। तो भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एडिनो वायरस। टीआई प्लास्मिड नहीं, कोस्मिड भी नहीं होता, आरआई भी नहीं होता, एडिनो वायरस। सुनो, एडिनो वायरस क्या होता है, एक नॉन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है भाई, कोई एनवेलप नहीं होता है इसके अगेंस्ट। तो ये क्या होता है, एक नॉन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, जो कि क्या करता है, कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी कॉज करता है। ये कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होती हैं ऑन फाइबर प्रोटीन, इसके फाइबर प्रोटीन के ऊपर, जिसका यूज किया जाता है किसको टारगेट करने के लिए, एडिनो वायरस को, टू सर्टेन सेल टाइप, जो कि एक मेजर
एफर्ट होता है, एक मेजर एफर्ट जो है ये क्यों किया जाता है, टू लिमिट हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट, जो कि मतलब हेपेटो का मतलब होता है किससे रिलेटेड होती है, ये जो लंग्स वगैरह से, ठीक है। तो वहां पे उसकी लंग्स लीवर उसकी टॉक्सिसिटी को कम करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन को कुछ हद तक कम कर सके। एडिनो वायरस जो होता है भाई यूज किया जाता है एज अ व्हीकल के तौर पे इसको यूज किया जाता है, किसको एडमिनिस्टर करने के लिए, टारगेटेड थेरेपी को इन द फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर प्रोटीन। तो याद रखोगे एडिनो वायरस। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी किस कंटेक्स्ट में, मतलब क्यों दी गई थी, क्या पर्पस था, किसको ट्रीट करना था, कौन सी डिसीज थी। तो भाई चिकन पॉक्स नहीं था, डायबिटीज मेलिटस नहीं, रियूमेटेड आर्थराइटिस वही होता है इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स में, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस होता है, देखो दो होती है भाई, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा शुगर होना, ठीक है, ब्लड में शुगर ज्यादा होना। दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2। चिकन पॉक्स भाई आप जानते होंगे, इससे जिसको मतलब लोकल लोगों में मतलब क्या बोला जाता है कि माता निकल गई, तो भाई वो चिकन पॉक्स होता है बेसिकली। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन डी होता है, एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी, ADD, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सुनो। जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है, यूजेस जीन्स, मतलब दैट यूजेस, वो जीन्स को यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए डिसीज को। एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी जो है, जिसका नाम क्या होता है, ADA डेफिशिएंसी भी जिसको बोला जाता है, फिर ADASCID भी जिसको बोला जाता है। SCID का मतलब होता है जो ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, भाई खुद से हो जाता है रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि कोज करता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, कोजेस इम्यून सिस्टम होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो कि होता है। ADA डेफिशिएंसी जो होती है किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम एडिनोसाइन डी अमाइनेज, जो एक एंजाइम होता है उसकी कमी के कारण, उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये डिसीज होती है। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी वो गिवन फॉर, वो किसको ट्रीट करने के लिए दी गई थी भाई, एडिनोसाइन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी को। एक 4 साल की लड़की, ठीक है, वो पहली जीन थेरेपी पेशेंट बनी थी, कितनी तारीख को, ये भी आप याद रख सकते हो, कहीं आ जाए तो गलती से, September 14, 1990 में, ठीक है, एट NIH क्लिनिकल सेंटर। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट क्लिनिकल सेंटर, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर। अगर हम कंटिन्यूस एडिशन रखें किसका, शुगर का, फेड बैच में फर्मेंटेशन इज डन टू, किस काम के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है प्यूरिफाई, एंजाइम को प्यूरिफाई करने के लिए। एक फेड बैच क्या होता है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल बैच होता है भाई ये, ठीक है, प्रोसेस होता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, फीडिंग ऑफ अ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, मतलब कि एक ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की फीडिंग में सब्सट्रेट टू कल्चर पे, डन फॉर प्योरीफाइंग, एंजाइम्स की प्योरीफाइंग के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रोड्यूस मीथेन की प्रोडक्शन में नहीं, डिग्रेड सीवेज नो, ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, क्या एंटीबायोटिक्स, कुछ नहीं, एंजाइम्स को प्योरीफाई करने के लिए। कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। अब बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज के रिगार्ड में 4 स्टेटमेंट है, विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब जो अब 4 स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से हमें करेक्ट बतानी है कौन सी होगी। तो ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड इज सर्कुलेटेड इन हार्ट लंग, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी रिमूव्ड बाय एंजियोग्राफी के द्वारा नहीं होता। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी CAT shows detailed internal structure as seen in a section of body, बिल्कुल ठीक है। एक्सरे प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल इमेज, बिल्कुल नहीं भाई, क्लियर और डिटेल प्रोस्टेट ग्लैंड और लंग्स की थोड़ी दिखाते हैं वो, कभी आपने एक्सरे देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, राइट। अब थोड़ा सा समझो, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड हमारे पास इसकी करेक्ट है। अब थोड़ा सा समझना भाई, एक मॉडर्न हॉस्पिटल जो है वो क्या कर सकता है भाई, यूज कर सकता है वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो भाई थोड़े से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज में ला सकता है, और इक्विपमेंट को जो कि एक्यूरेट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। 3 मेजर कैटेगरीज होती है इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स की, यूज्ड मतलब जो कि यूज की गई है एज डायग्नोस्टिक, इमेजिंग या फिर थेरेप्यूटिक, ठीक है, 3 होती है। फ्रॉम द अबव गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट 1 और 3 है वो करेक्ट होती है। देखो, ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान ब्लड जो है सर्कुलेट होता है हार्ट लंग मशीन में, और कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जो होती है CAT, वो क्या शो करती है, डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, भाई जैसा कि पूरा डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर जो है शो करती है एक इन अ सेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, दोनों ही क्या है इसके करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ठीक है। 35th क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो होता है हाउ मच,
अल्ट्रासाउंड ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड इनटू ह्यूमन बॉडी। भाई सोनोग्राफी के दौरान कितने फ्रीक्वेंसी का जो अल्ट्रासाउंड है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बीम किया जाता है, मतलब डाला जाता है, कितनी, तो भाई वो 1 से 15 मेगा हार्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हैज फ्रीक्वेंसी रेंज 1 to 50 मेगा हार्ट्स, जो विच हैज बिकम पार्ट, जो हमारी ऑब्वियसली लाइफ का पार्ट बन चुका है। लास्ट डिकेड में कितने सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। वी आर नाउ ऑल फेमिलियर विद द ब्लरी ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफ्स, ऑब्वियसली भाई जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स, ठीक है। दैट शो द अनबोर्न बेबी, जो कि भाई एक मतलब अनबोर्न बेबी को भी, जो कि मदर के यूट्रस के अंदर होता है, उसको भी दिखा सकता है। ऑल्दो इट मे टेक अ लिटिल, लेकिन ये थोड़ा सा इमेजिनेशन जो हमारे ऑन आर पार्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इमेजिनरी, थोड़ा सा इमेजिनरी होता है। दैट अ राउंड सर्कल इज द बेबीज हेड, कि वो जो राउंड सर्कल होता है वो बेबी का हेड होता है। दैट डज नॉट प्रिवेंट अ प्राउड मदर टू बी फ्रॉम शोइंग ऑफ हर बेबी फर्स्ट बेबी। सोनोग्राफी में क्या होता है भाई, बच्चे का अल्ट्रासाउंड होता है, उसको बोलते हैं सोनोग्राफी। अगर अभी तक ना पता चला हो तो उसको 1 से 15 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर, जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी की, टुडे इज अ प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में होती है भाई वो, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है एडिबल प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। इंसुलिन नहीं होता, वैक्सीन नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, ठीक है। इंटरफेरेंस होता है भाई जो एज अ मेडिकल कंडीशन में इसको यूज किया जाता है इंटरफेरेंस को। अल्फा इंटरफेरेंस पता नहीं भाई कैंसर में या एड्स में, किसके क्योर में इसका यूज किया जाता है, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कब फॉर्म होती हैं, बाय किसके द्वारा होती है भाई, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको। दे आर फॉर्म्ड बाय, ये किसके फ्यूजन से बनती है, जो माइलियोमा सेल्स होते हैं, यानी जो एंटीजन होते हैं और बीटा सेल होते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ऑल्सो यूज, ये सिर्फ ये इम्यूनोथेरेपी वाली जो मतलब कंडीशन होती है उसमें भी इनको यूज किया जाता है इस एंटीबॉडीज को, किसके ट्रीटमेंट के लिए भाई, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये मदद करती है टू टर्न द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट, कि ये कैंसर के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को काम करने में मदद करती है। व्हाट इज द ट्रू फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अब भाई तो इसका करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास दिस, ये पीछे अलग बता दिया मैंने, पीछे का बता दिया, दिस एंटीबॉडी फ्रॉम वन पेरेंट एंड फॉर वन एंटीजन। देखो भाई हाँ मैंने ठीक बताया था, वो मोनोक्लोनल से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे पूछा गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होती हैं, स्पेसिफिक, जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक होती है, ऐसा नहीं कि सभी एंटीजन्स के लिए एक ही जैसी होगी। ये जो है कैसे ऑब्टेन होती है, बाय इंजेक्टिंग, ये जो टारगेट एंटीजन होता है इसको इंजेक्ट किया जाता है एक रैट या माउस में। समटाइम्स लेटर जो स्प्लीन सेल्स होते हैं, स्प्लीन सेल्स आप जानते होगे भाई, जहाँ पे आरबीसी मतलब स्प्लीन आरबीसी की डेथ होने के बाद जो होते हैं भाई वहां पे स्प्लीन में चले जाते हैं वो, तो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज आर आइसोलेटेड, वहां से आइसोलेट किए जाते हैं, उनको फ्यूज कर दिया जाता है माइलिमा सेल्स के साथ, ताकि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को क्या कर सके, बना सके, ठीक है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होता है उसको सक्सेसफुली यूज किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, किसकी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो भाई ह्यूमन इंसुलिन। मेरे ख्याल से तीसरी बार ये क्वेश्चन हमारे पास अब आया है इससे रिलेटेड। ह्यूमन इंसुलिन के पास 53 अमाइनो एसिड होते हैं दोनों पॉलीपेप्टाइड्स में, ए और बी दोनों में, मैंने बताया था, एक में 21, मतलब एक में कितने होते हैं 21, एक में 30, कितने हो गए 51 हो गए, राइट। तो 1983 में मैंने बताया था एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, कोरस्पॉन्ड करे थे जो एक दूसरे के इंसुलिन चेन के। जब इंट्रोड्यूस किया गया प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई में तो इंसुलिन चेन्स वर फॉर्म्ड, दे वर एक्सट्रैक्टेड एंड फ्यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमिलिन, यानी कि ह्यूमन इंसुलिन। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, मैंने काफी कोशिश की अच्छे से डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन समझाने की, और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।